लेकिन आप अकेले हॉस्पिटल नहीं हैं, ऐसे कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो क्या कभी आपको नहीं लगा कि आपके यहाँ भी आयुष्मान कार्ड होना चाहिए? एक तरह की पॉलिसी होती है जिसके अंदर की एक कैपिंग होती है कि भाई आज आपने पॉलिसी ली है पर अगले 2 साल तक किसी भी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन के लिए आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा। तो आप एक लेमैन के लिए क्या करना चाहिए? किसी के घर में कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए ताकि वो उसके मरीज की या उसकी खुद की उसकी जान बच सके और कम से कम नुकसान हो सके? पर सरकार ये रियलाइज़ नहीं करती है कि काम डॉक्टर करेगा, पर उसके लिए उसको वो माहौल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो सरकार को ही देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, हाँ। अब आप एक पेन, एक कागज़ और एक टेबल लेके आप उसको पेरिफेरी में किसी गांव में भेज देते हो। जिस इमरजेंसी की हम बात कर रहे हो, जिस गोल्डन आवर की हम बात कर रहे हैं, उस गोल्डन आवर का कोई हार्ट अटैक का मरीज उसके सामने आ जाता है हाँ, तो वो क्या करेगा? और उसके पास में कुछ भी नहीं। R&D वाली जितनी दवाइयाँ उसको आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी खर्चा किया होता है उन्होंने उस पे। पूरा खर्चा किया हुआ है, तो वो तो उसको उसी रेट पे बेचेंगे। पर 80-90% दवाइयाँ जो रोज के दिन में यूज़ हो रही है, जो एक आम पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, जी। उसकी प्राइस कैपिंग हाँ करी जा सकती है। इसलिए अपने गवर्नमेंट ने एक जेनरिक दवाइयाँ चालू करी। जी। आपकी लाइफस्टाइल में अल्कोहल भरपूर है, आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग भरपूर है, लेट नाइट पार्टीज भरपूर है, स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये हेल्दी लाइफस्टाइल तो हुई नहीं है, वेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चला और लगभग हर न्यूज़ चैनल ने कवर किया उसे कि एक 30 साल के आसपास का एक उम्र का एक लड़का था। तो वो अपना स्कूटर उसका पंचर हो गया था, उसको पैदल-पैदल ले जा रहा था वो इंदौर में ही। और अचानक वो उसको थोड़ी देर के लिए स्टिल हुआ, फिर वो गिर पड़ा, स्कूटर उसके ऊपर गिर पड़ा, लोग दौड़े, लोगों ने उसको उठाया, लेकिन तब तक अस्पताल ले गए, बट डेथ हो चुकी थी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नमस्कार, रीडर्स ओपिनियन चैनल के खास प्रोग्राम हेल्थ डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो हस्ती है आज के जो इस पॉडकास्ट में, आज के इस इंटरव्यू में, उनका नाम है डॉक्टर राहुल मेवाड़ा, जो कि महू का जो चैप्टर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, उसके अध्यक्ष हैं। साथ ही एक प्रख्यात सर्जन हैं और लगभग 3 दशकों से मेडिकल प्रैक्टिस में हैं। काफ़ी बड़ा एक अस्पताल है, मेवाड़ा मेडिकेयर हॉस्पिटल महू में है, इंदौर महू रोड पर। वो उनका हॉस्पिटल है, उसका संचालन भी करते हैं। और आज जो हमको विभिन्न विषयों पर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक आम आदमी को जानना ज़रूरी होता है। तो रीडर्स ओपिनियन चैनल को ऐसा लगा कि उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने दर्शकों को, जो अपने व्यूअर्स हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको वो सारी बातें पता चलें जो कि एक आम इंसान को जानना ज़रूरी है। सर, आपका स्वागत है आज के नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहली शुरुआत ये है कि आप लगभग 3 दशकों से इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी की है आपने। साथ ही आपने जो हॉस्पिटल भी काफ़ी लंबा समय हो गया शुरू किए हुए। लेकिन आप अकेले हॉस्पिटल नहीं हैं, ऐसे कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो क्या कभी आपको नहीं लगा कि आपके यहाँ भी आयुष्मान कार्ड होना चाहिए? भाई आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी कौन से अस्पताल को या कौन से क्षेत्र में दी जाए, ये आयुष्मान नियामक आयोग जो कि राज्य सरकार के अधीन है, जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा फंड प्राप्त होता है, उसके द्वारा गठित कमेटी के द्वारा ही तय किया जाता है। अब उसका सिस्टम इस प्रकार का है कि अगर मुझे आयुष्मान आज मेरे क्षेत्र में या मेरे अस्पताल में चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपने CMHO अधिकारी या जो यहाँ पर लोकल ऑफिस है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, उनसे संपर्क करता हूँ। उनके जो फॉर्म्स है और फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम पूरी करते हैं। उसके बाद उनकी एक पूरी टीम आती है जो कि हॉस्पिटल में आकर के और पूरे हॉस्पिटल का सर्वे करती है, आपकी फैसिलिटी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके एक्रीडिएशन सबको जांचती है। उसके बाद वो टीम अपना रिकमेंडेशन यहाँ से आगे बढ़ कर के भोपाल भेज देती है और भोपाल में जो टीम है और जो कमेटी बनाई हुई है, उसकी मीटिंगें होती है महीने में, 2 महीने, 3 महीने में जब भी, और वो मीटिंग के अंदर वो अस्पताल को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो अगर हमारे महू क्षेत्र में कार्यरत जितने अस्पताल हैं, उनमें से कितनों ने आयुष्मान के लिए अप्लाई किया,
या नहीं किया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पर हमारे अस्पताल ने आयुष्मान के लिए अप्लाई किया हुआ है। चूँकि बहुत समय से ये डिमांड आ रही थी कि मऊ क्षेत्र में आयुष्मान नहीं है, तो किसी अस्पताल को लीड लेना चाहिए, तो हमने अप्लाई किया हुआ है। पर विगत 6 महीने से एप्लीकेशन के बाद हमें आयुष्मान प्राप्त नहीं हुआ है, और ये उन्हीं के द्वारा किया जाना है। तो आपको नहीं लगता है कि जो वो वर्ग है जिसको आयुष्मान कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आयुष्मान नहीं होने से उन पर बहुत ही एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा होगा, इसके लिए उनको काफ़ी नुकसान हो रहा होगा? इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आयुष्मान अस्पताल अनेक हैं। इंदौर शहर के अंदर भी कार्यरत आयुष्मान अस्पताल अनेक हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि महू के अंदर आयुष्मान कार्ड धारक को इतनी तकलीफ ज़रूर होती है कि इमरजेंसी आने पर उसको तुरंत महू में कोई सहायता नहीं मिल पाती। वो इंदौर या जाना तो पड़ता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट महू में ले और उसके बाद फिर आयुष्मान पात्रता वाले अस्पतालों में चला जाए, या सीधे चला जाए। इतनी तकलीफ हाँ उनको ज़रूर होती है कि उनको इमरजेंसी के समय में, हो सकता है कई बार यही उतना समय जो 1 घंटा 1.5 घंटे का है, बहुत क्रूशियल हो जाता है। आपकी फील्ड में उस पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। तो गोल्डन आवर सिर्फ़ इसी कारण से आयुष्मान की वजह से कुछ लोगों का आपके पास भी कभी जानकारी आती होगी कि वो आयुष्मान की वजह से आपके यहाँ नहीं आए और कहीं और गए और उस चक्कर में उनका नुकसान हो गया। हो सकता है, क्योंकि हमको कई बार ये फ़ोन आते हैं ये पूछने के लिए कि सर आपके यहाँ आयुष्मान है या नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति इमरजेंसी में यहाँ आना चाह रहा हो और सिर्फ आयुष्मान नहीं हो पाने के कारण से उसको अन्यत्र जाना पड़ा। जी। तो ये समय हाँ, हर क्षेत्र में उसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण से इतना समय का नुकसान मरीजों का होता है। जी सर। सर एक बात और थी कि मेडिक्लेम जो हम में से हर व्यक्ति मेडिक्लेम कराता है और ये सोच के कराता है कि जब इमरजेंसी होगी, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, कोई परेशानी आएगी या कोई एक्सीडेंट होगा तो उस समय वो मेडिक्लेम का इस्तेमाल करेंगे। पर देखा ये जाता है कि जब अस्पताल में एडमिट होता है और उसका बिल बनता है, तो मेडिक्लेम वाली जो कंपनी होती है वो पूरे पैसे का रिइंबर्समेंट नहीं करती या पूरे पैसे को हॉस्पिटल को नहीं देती है। कुछ उसमें से अमाउंट बिल का अमाउंट उस पेशेंट को उसके अटेंडेंट को देना पड़ता है। ये इसके बारे में आप क्या समझाएँगे सर? देखिए, मेडिक्लेम का जो सिस्टम है पूरी तरीके से, वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मेडिक्लेम लेने वाला व्यक्ति मेडिक्लेम कंपनी से वो पॉलिसी लेता है जिसके कुछ टर्म्स और कंडीशन है वो निर्धारित होती है, जिसके बारे में अस्पताल को भी जानकारी नहीं होती। अब उसके अंदर कई बार ऐसा होता है, आपकी प्रीमियम कितनी है उसके ऊपर आपका कवर डिपेंड करता है कि कितने लाख का आपका कवर है। एक चीज़, उसके अंदर कितना को पेमेंट आपका है। बहुत सारी मेडिक्लेम पॉलिसी होती है जिसमें 70% मेडिक्लेम कंपनी देगी, 30% बिल का खर्चा मरीज स्वयं को भुगतना पड़ता है। तो एक तरीका की तो पॉलिसी ये हो गई। एक तरह की पॉलिसी होती है जिसके अंदर की एक कैपिंग होती है कि भाई आज आपने पॉलिसी ली है पर अगले 2 साल तक किसी भी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन के लिए आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा। तीसरी तरीके की पॉलिसी होती है कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई सबसे ज़्यादा समस्या किसी भी मरीज के लिए होता है कि इमरजेंसी जब आती है तो उसके घर में या उसके पास में इतना फंड नहीं होता है कि वो तुरंत में वो खर्चा उठा सके। आज की तारीख में इलाज कोई सस्ता नहीं है, बहुत महंगा हो जी। गया है। तो अगर इतने महंगे इलाज के लिए आपके पास फंड नहीं है तो आप पूरी तरीके से आप अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। और जब आप अस्पताल में आते हो, आप इस भरोसे से आते हो कि मुझे तुरंत इलाज मिलेगा। इलाज ज़रूर मिलता है, पर बाद में आपको ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो इलाज आपका हो रहा है ये मेडिक्लेम में कवर इसलिए नहीं है क्योंकि वो निर्धारित पीरियड जो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी जी। देयक ने आपको दिया है वो पूरा नहीं हुआ, 2 साल पूरे नहीं हुए, इसलिए वो पूरा का पूरा क्लेम वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक ये समस्या बहुत अत्यधिक आती है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है जो हमने ये अनुभव किया है कि सारा विवाद मेडिक्लेम को लेकर के हमारी मेडिक्लेम डेस्क पे होता है, हाँ। जहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। आपकी पॉलिसी में 2 साल का कैपिंग है, ये आपको कौन बताएगा? मेडिक्लेम वाला ये बताएगा। उस एजेंट को हाँ। बताना चाहिए था जिसने आपको मेडिक्लेम पॉलिसी दी। या मेडिक्लेम पॉलिसी का किसी दिन आप फॉर्म पढ़ो ना, 15 पेजों का वो फॉर्म भर के आपको नीचे साइन कराते हैं। उसके अंदर जो डिस्क्लेमर होते हैं वो इतने बारीक अक्षरों में कोने कोने में लिखे होते हैं जो उनको मालूम है, आपने तो पढ़ने भी नहीं आए।
तो मेरा तो ये मानना है कि वो जो एक्सक्लूजन वाला पार्ट है वो बहुत बोल्ड अक्षरों में सामने के सामने लिखा जाना चाहिए साइन करने के एकदम नीचे कि इन परिस्थितियों में आपको मेडिक्लेम नहीं मिलेगा। तो मेडिक्लेम की जो समस्या होती है उस कारण से आपके स्टाफ और मरीज के जो अटेंडेंट होते हैं उनके बीच में बहस भी होती बहुत होगी, ज़्यादा बहुत सारी बहस की परेशानी स्थिति आती होती होगी। है, क्योंकि देखिए एक बात है कि मेडिक्लेम लेने वाला व्यक्ति इस पूरे मानसिकता से आता है कि मेरा तो पूरा जो खर्चा है वो मेडिक्लेम कंपनी उठाएगी। ये होता नहीं है। मेडिक्लेम अक्सर आप मान के चलिए मेडिक्लेम से आप इलाज कराने जाएंगे तो 85% तक का कई बार पेमेंट मेडिक्लेम कंपनी कर देती है। मेडिक्लेम कंपनी हर उस क्लेम के अंदर डिस्पोजेबल्स जो यूज़ हुए हैं, हाँ, कुछ दवाइयाँ जो यूज़ हुए हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशन जो मेडिक्लेम कंपनी को लगता है ज़रूरी नहीं है किया जाना, उसके पैसे वो काट देती है। जी सर। बहुत सारी मेडिक्लेम कंपनियां हैं जिनका ये मानना है कि अगर वो मेरे अंडर में आके मरीज भर्ती हुआ और मुझे लगा कि इस मरीज का एक ओपिनियन एक फिजिशियन से लिया जाना जरूरी है उसकी सेहत के लिए, तो मैं उस फिजिशियन को कॉल करता हूँ, उस मरीज को दिखाता हूँ, पर वो मेडिक्लेम कंपनी उसको भी अमान्य कर देती है। उस फिजिशियन की फीस नहीं देती नहीं, होगी। वो बोलते हैं कि आपके अंडर में भर्ती हुआ तो हम सिर्फ आपकी फीस देंगे। जी। जबकि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि मल्टीपल ओपिनियंस की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, आपको सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑर्थोपेडिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वो मरीज की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, पर वो उसका भी पैसा वो काट देते हैं। सर एक बात और जो अक्सर लोगों के दिमाग में आती है जब हम लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सेम सर्जरी सेम प्रोसीजर के लिए मेडिक्लेम वाले का बिल कुछ और बनता है और जो कैश पेमेंट खुद का करता है अपनी मतलब अपनी पॉकेट से करता है उसका बिल कुछ और बनता है। तो इसका कारण समझ में नहीं आया। नहीं, इसका एक कारण है कि क्या है ना कि जितनी भी मेडिक्लेम कंपनियां हैं आजकल 2-4 ही बची हैं मेरे ख्याल से, बाकी सबके अपने कुछ पैकेजेस फिक्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सर्जरी के लिए जो वो देते हैं। मेरा ये अनुभव रहा है कि पिछले 10 साल में चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, मेडिकल सर्विसेज महंगी होती जा रही हैं, पर मेडिक्लेम की तरफ से जो पैकेजेस हैं वो 5 से 10% हर साल या 2 साल से घटते रहे। अच्छा। वो मेडिकल के खर्चों के इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ नहीं रहे, उनके रेट कम होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी बात नहीं करती है कि कंपनियों से, क्योंकि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों से भी मिलते होंगे कभी? नहीं, मेडिक्लेम कंपनियां कोई रिप्रेजेंटेटिव अस्पताल में नहीं आता है। अब ये किस बेसिस के ऊपर ये तय होता है, ये एक रेट जो फिक्स कर रहे हैं। अच्छा, रेट फिक्स करने के भी मानक क्या होते हैं? 3 टियर में उनने डिवाइड कर दिया। उनने टियर ए मतलब जितने मेट्रो सिटीज़ होते हैं वो ए टियर के अंदर आते हैं, मुंबई है, दिल्ली, मैंगलोर, चेन्नई। उसके अंदर भी जो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे अपोलो है, मेदांता है, वो A+ हॉस्पिटल होते हैं। उसके नीचे जितने हॉस्पिटल हैं दिल्ली में वो ए हॉस्पिटल के हैं। उसके बाद उनने कर दिया बी टियर सिटी। अब इंदौर बी टियर सिटी में उनने ले लिया, तो इंदौर के अंदर अपोलो है, जुपिटर है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, वो B+ हो गया। उससे नीचे जितने अस्पताल हैं वो बी हो गए। बी हॉस्पिटल हो गए। उसके बाद आप पेरीफ्री में जाएंगे तो महू में हमारा अस्पताल उनके हिसाब से C कैटेगरी में है। अब C कैटेगरी में C+ नहीं है, क्योंकि वो मान के चलते कॉरपोरेट C लेवल पे जाता नहीं। तो अब हमको वो मान के चलते हैं C लेवल हॉस्पिटल में। अब एक ऑपरेशन अगर हर्निया का है तो मुंबई के कोकिलाबेन से वो उसका पैकेज शुरू होता है 2 लाख रुपए का, जो घट के 1.5 हो जाता है, फिर जो घट के 1.25 लाख हो जाता है, जो घट के 1 लाख हो जाता है, फिर B सिटी के लोअर लेवल पे आकर के वो 60,000 आ जाता है, और वो C लेवल पे हमारे अस्पताल तक आते आते 35,000 रुपये रह जाता है। अच्छा, और सर्जरी सेम है, सब सारा सर्जरी सब कुछ सेम सेम है, है। करने वाले सेम है। गवर्नमेंट ये रियलाइज नहीं करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा भी सेम है। मेरे को जो मशीनें मिल रही है वो भी उतने ही खर्चे में मिल रही है जो कोकिलाबेन को मिली। बिल्डिंग में ईंट जो लगी है वो भी मेरी उतने ही पैसे की है जितने की वो उनको लगी है। कॉस्ट ऑफ लैंड हाँ हो सकता है मेट्रो सिटी के हिसाब से वेरी कर सकती है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ओवरऑल बहुत ज़्यादा जी सर। दोनों ही तरफ रहता है।
क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर भी सेम है। सेम होगा। सेम मेडिकल कॉलेज से पढ़ के दो डॉक्टर निकले, एक ने मेरे अस्पताल में काम करना शुरू किया, एक ने कोकिलाबेन में काम करना शुरू। दोनों की डिग्री सेम है, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, लोगों का नजरिया बदल जाता है, कोई साहब वो तो कोकिलाबेन के डॉक्टर है। सही कह रहे हैं आप। है ना। तो इसी चीज को मेडिकल क्लेम कंपनी जो है वो बुनाती है जी। और अब आपने जो सवाल करा था कि ये तय कौन करता है, तब आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि ये तय कौन करता है। ये बड़ी मेडिक्लेम सारी कंपनियां और जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं वो तय करते हैं। ठीक है। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया भी है कि हाँ, इस चीज़ पे कैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक चीज़ की अगर कैपिंग हो जाएगी तो उससे नुकसान किसको होने वाला है? हॉस्पिटल्स को, बिग कॉरपोरेट बिग हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को। हाँ, भैया हम तो वैसे ही सबसे बेसलाइन पे काम कर रहे हैं। आप बेसलाइन को तो और नीचे नहीं कर सकते, आप उसको ऊपर ही करोगे। जी। तो अगर कैपिंग होगी तो हम जैसे अस्पतालों को तो फायदा होने वाला है, पर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को नुकसान होने वाला है। तो वो कभी भी उस चीज़ को ना होने देते हैं ना करने देते। इसलिए कोई भी मेडिक्लेम कंपनी जो है ना, वो तो हमसे नेगोशिएट करती है। हाँ, ये है कि अगर आपका एसोसिएशन बहुत तगड़ा है, उसमें एकता है, तो वो आपकी इस पूरी की पूरी मोनोपोली को ख़त्म कर सकती है, जैसे अहमदाबाद में हुआ, जैसे मुंबई में हुआ। अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद में 1 या 2 मेडिक्लेम कंपनीज के लिए पूरे की पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की विज्ञप्ति के बाद सारे अस्पतालों ने उस पर्टिकुलर मेडिक्लेम का बंद कर दिया। अब जब पूरा शहर आपकी पॉलिसी को बंद कर देता है तो इनिशियल तो उस पॉलिसी धारक का नुकसान होता है, पर उस पॉलिसी धारक को फिर समझ में आ जाता है कि इसमें टिके रहने से मतलब नहीं है, हमें अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना पड़ेगा। तब फिर वो कंपनी नेगोशिएशन टेबल पे आती है आपके सामने। जी। और डॉक्टर साहब, ये ये ऐसा विषय है जो कि हर किसी के दिमाग में आता है और किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। हमारे घर में एक सदस्य को अचानक सीने में दर्द होता है, अचानक कोई कहीं और दर्द होता है, अचानक कोई और परेशानी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो शुरू के कुछ समय तो आदमी लोगों को फ़ोन लगाता है कि क्या करूँ, जिससे नॉलेज रहती है उसको फ़ोन लगाता है, उससे पता करता है। तो कभी-कभी उसमें बहुत सारा समय उसमें वेस्ट हो जाता है, जो कीमती समय होता है उस इलाज के लिए वो वेस्ट होता है। तो आप एक लेमैन के लिए क्या करना चाहिए? किसी के घर में कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए ताकि वो उसके मरीज की या उसकी खुद की उसकी जान बच सके और कम से कम नुकसान हो उसका? फिर किसी प्रकार की इमरजेंसियाँ आने पर ये जो अक्सर देखा गया है कि हार्ट के मरीज जिनको कि रात में 2 बजे या 3 बजे छाती में दर्द हुआ, जलन हुआ और उसके पहले दिमाग में आता है कि मैंने रात में कुछ मसालेदार खा लिया। ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी जो रात में आए, मेडिकल हो, एक्सीडेंट हो, सर्जिकल इमरजेंसी हो, कृपया करके अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाने की कृपा करें। हमारे साथ भी समस्या होती है कि रात को 2 बजे अचानक से फ़ोन आता है कि सर तकलीफ़ हो रही है, दवा बता दीजिए। दवा बताने से आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने मरीज़ देखा ही नहीं है। और आप अगर अस्पताल पहुंच जाते हो तो 80 से 90% संभावना है कि आपकी इमरजेंसी में अगर सडन कुछ इवेंट होने वाला है तो उसको बचाया जा सकता है। तो हार्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी तकलीफ हो रही हो, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा कर के इलाज लीजिए। ये मत कोशिश करिए कि कोई डॉक्टर घर आके देख लेगा। आपके बहुत अच्छे संबंध हो उस डॉक्टर से तो घर आके देख लेगा, पर घर आके देखने के बाद कर क्या पाएगा? अचानक से उसके सामने कोई इमरजेंसी उत्पन्न हो जाती है तो तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर टाइम, गोल्डन टाइम जो आपने पहले पूछा था कि 1 घंटे का जो गोल्डन पीरियड बहुत सारी बीमारियों में होता है, तो उससे सबसे अच्छा ये है कि अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँचें और वहाँ जो उचित जांचें हैं या जो उचित इलाज है वो लेने की कृपा करें। सबसे इम्पोर्टेंट जनरली देखा जाता है कि पैनिक में आ जाता है और वो कहीं भी चला जाता है, किसी भी कहीं हो सकता है किसी छोटे अस्पताल में चला जाए जहाँ पर वो उसके फैसिलिटीज़ ना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो उसके लिए भी तो ज़रूरी है बताना कि उसको कहाँ जाना चाहिए। भाई जो नियरेस्ट आप अपने क्षेत्र के आसपास के अस्पतालों से पूरी तरह से वाकिफ है। जी। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पेरिफेरी में आप चले जाओ, जैसे मऊ है,
महू के बाद आप 4 किलोमीटर दूर पलासिया में या जामली में भी चले जाओगे तो वहाँ ऐसा कोई भी सेटअप या वो नहीं है कि अचानक स्थिति आने पर वो कहीं अस्पताल में जा सके, उसको आना महू पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आसपास के जो सबसे बड़े अस्पताल हो जिसके बारे में जानकारी रखें और वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके प्रारंभिक इलाज ना लें, जी क्योंकि उसमें भी आपका समय बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी जो पिछले कलेक्टर थे इंदौर के, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक पब्लिक में अनाउंस भी किया था और मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने अपना बाइट दिया था कि जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हैं कि जो भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें 1.5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी। पर देखने में ऐसा आया है कि अभी तक किसी भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम को वो पैसे नहीं मिले हैं। तो ये जो है, ये इसके पीछे मतलब क्या पहेली है ये? ये असल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जॉइंट वो है जिसके तहत उनका ये मकसद है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट जिसका रोड पे हुआ है उसकी मृत्यु इलाज ना मिलने के कारण से नहीं होनी चाहिए। सोच बहुत अच्छी है। उसके लिए पूरी की तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास चालू किए जा चुके हैं। हम अस्पतालों की तरफ को नोटिफिकेशन आया, कलेक्टर की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया, सब लोगों की मीटिंग कॉल करी गई। उसके बाद उस ऐप से जिससे ये सेंट्रलाइज होना है उससे हम अस्पतालों को जोड़ दिया गया है। उसका एक HIF नंबर है, वो भी हमको अलॉट हो गया है। अभी 2 दिन पहले ही सभी अस्पतालों की मीटिंग कलेक्टर साहब ने और CMHO और हेल्थ अथॉरिटी ने ली है। अब समस्या जो मुझे नज़र आती है अभी यह है कि ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसको क्रियान्वयन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आएगा, आपको तुरंत में उसको इलाज देना आवश्यक है। इलाज चालू करने के बाद में आपको ये तय करना है कि क्या इस व्यक्ति का मेडिक्लेम है। अगर इस व्यक्ति का मेडिक्लेम है तो उसका इलाज उस मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत होगा। क्या इसका आयुष्मान है? अगर इसका आयुष्मान है तो फिर इसको स्टेबलाइज करके एम्बुलेंस के द्वारा आयुष्मान अस्पताल में छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसका ना मेडिक्लेम है ना आयुष्मान है, उस व्यक्ति को आप इलाज देंगे। 1.5 लाख का जो आप बता रहे हैं ना, ये मैक्सिमम खर्चा जो पहले 2 दिन के अंदर जो हुआ है वो है। ये अपर लिमिट भी नहीं है। हाँ, अपर लिमिट इस सेंस में आप बोल सकते हो कि इसके बाद सरकार खर्चा नहीं देगी। मैक्सिमम उनने भी ये देखा है कि 90% ऑपरेशन या इलाज इससे कम में हो जी। जाते हैं। तो इस तरीके से उस पूरी की पूरी को संरचना करी। अब इसके अंदर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कहाँ से आने वाली है आई, जिस पे अभी ये काम कर रहे हैं। उनने ये इंटीग्रेट किया है उस ऐप में कि जैसे ही आएगा आप सबसे पहले थाने को सूचित करेंगे। जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट हम बनाते हैं, MLC रिपोर्ट जो बनाते हैं, नॉर्मली पहले हम हमारे रजिस्टर में बनाते थे। जी। MLC रिपोर्ट भी उसी के अंदर ऐप में बनेगी। ऐप में बनेगी। हाँ। आपके नियरेस्ट थाने को उससे सिंक कर दिया जाएगा। तो वो जो आप बोलते हैं ना पुलिस को इन्फॉर्म करना है, तो जैसे ही ये मरीज का आपने उस ऐप में डाटा डाला और MLC रिपोर्ट बनाई, आपके नियरेस्ट थाने को उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जी। तो वो तफ्तीश में भी उनके लिए आसानी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप उसका इलाज करें, और इलाज करने के बाद में उसका जो भी बिल जनरेट होता है वो उसके लिए उनने वो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मांगे हैं, वो सब है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको भी सारे अस्पताल जो हैं जी। उसको सारे नियरेस्ट थानों से सिंक करना। पर आपको क्या लगता है, अभी हम कितना कितना डिस्टेंस बचा है इस माइलस्टोन को कवर करने के लिए? जिस हिसाब से ये चल रहे हैं मुझे लगता है इस साल के अंत तक या जनवरी के मिड तक ये उस चीज़ को चालू कर देंगे। लगता तो है कि ये बहुत सीरियस है इसको लेकर के, जी। और आपका भी अनुभव रहा है, मेरा भी अनुभव रहा है आयुष्मान को लेकर के या कोविड को लेके कि अगर ये जी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ठान लेती है, वो कोई तो चीज़ कर घोषित लेती है, करती है हाँ। तो करके रहती है। जी, कर लेती है। तो करेंगे ज़रूर। जी। जब ये सब चीज़ इनका सिंकिंग हो जाएगा, इसके अंदर बीच में 2-4 बातें प्रैक्टिकल उठी भी थी जी। कि सवाल ये उठ रहा है कि रोड ट्रैक एक्सीडेंट किसको माना जाए। हाँ। भाई एक आदमी नशे में मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा है और गिर गया, क्या वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट माना जाएगा? कोलिजन को एक्सीडेंट माना जाएगा शायद। या एक आदमी अपनी
घर की छत से ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ, उसको भी नहीं माना जाएगा। लोग डोमेस्टिक वायलेंस को भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बना के आपके सामने पेश कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। भी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, घाव लगा, हड्डी टूटी, साहब ये तो गिर गया था। जी। तो उसके अंदर ये है कि जब आप इसका नोटिफिकेशन दोगे तब जी। पुलिस इसको वेरीफाई करेगी, जी। एस्टेब्लिश करेगी कि हाँ ये इंसिडेंस ऐसा हुआ है। और पुलिस अगर एस्टेब्लिश नहीं कर पाई तो जो उसका इलाज का कॉस्ट कौन देगा फिर? वही सबसे बड़ी अभी हाँ। जो वो चल रहा है ना कि भाई सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये उस एरिया में चला गया जहाँ डाउटफुल हो गया, हाँ, इलाज तो हो गया, अब उसकी कॉस्ट कौन देगा? उसका कॉस्ट कौन देगा? हाँ। तो उम्मीद है कि जब सरकार इतनी संजीदा है, इतनी सीरियस है इस मामले में, तो हो सकता है इसके लिए भी कोई रास्ता निकले, कोई ना बिल्कुल कोई निकाल लेगी चेक्स एंड बैरियर्स बने। इसके अंदर चेक्स एंड बैरियर्स बना के, जैसे आपने बोला कि कॉलिजन विल बी कंसिडर्ड एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक चीज, या मास कैजुअलिटी कभी होती है, बस पलट गई, जी। या इस तरीके, क्योंकि प्रारंभिक रूप से आप 3 4 5 कैटेगरी लेके चलो, इनको आप फुलफिल करो, जी। फिर एक दो कैटेगरी उसके अंदर बढ़ाते चले जाओ, जी। तो फिर उस हिसाब में मेरे ख्याल से हो सकता है फिर। जी डॉक्टर साहब एक बात और थी कि यहाँ मतलब सिर्फ ये बात महू इंदौर की या उज्जैन की नहीं है, पूरे देश में कम से कम ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं, क्वैक्स बहुत होते हैं। क्वैक्स यानी कि वो लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं होती है और वो जिनको साधारण भाषा में बंगाली डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर वो बंगाल के को बिलोंग करते हैं वो लोग। और वो जनरली अपने आपके इलाज में कोई आदमी, क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर में आप किसी का इलाज करेंगे तो उसको 6 दिन लग सकते हैं, 7 दिन लग सकते हैं, और वो स्टेरॉइड्स देते हैं और 1 घंटे में ही बिल्कुल खड़ा हो जाता है, चंगा हो जाता है इंसान। तो वो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल ने तो इलाज लंबा कर दिया, क्योंकि आप प्रोसीजर से चल रहे हैं, उसकी उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन मालूम है आपको, और वो ऐसा नहीं देखते हैं। तो इससे क्या-क्या नुकसान हो रहा है एक आम इंसान की हेल्थ पर? भाई आप जिसको बोल रहे हैं क्वैक, ये समस्या तो बहुत विकट है, पर ये सरकार की मजबूरी भी है। जितनी हमारी पेरिफेरी है, जितने हमारे गांव हैं, सरकार चाहती है कि जितने यहाँ से पढ़ लिख के डॉक्टर निकले हैं वहाँ जा कर के सेवाएं दें। जी। उसके लिए उनने कंपलसरी रूरल पोस्टिंग का 1 साल का बॉन्ड भी भरवाया है। जी। तो सरकार ये रियलाइज़ नहीं करती है कि काम डॉक्टर करेगा, पर उसके लिए उसको वो माहौल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो सरकार को ही देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, हाँ। अब आप एक पेन, एक कागज और एक टेबल लेके आप उसको एक पेरिफेरी में किसी गांव में भेज देते हो। जिस इमरजेंसी की हम बात कर रहे हो, जिस गोल्डन आवर की हम बात कर रहे हैं, उस गोल्डन आवर का कोई हार्ट अटैक का मरीज उसके सामने आ जाता है, हाँ, तो वो क्या करेगा उसके पास उसका? में कुछ भी नहीं। हाँ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, गांव में आया है, इलाज होना चाहिए, हाँ, पर उसके पास संसाधन ही नहीं है। वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आपने देखा हो मॉब आजकल, हाँ, वो नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए नई उसके प्रॉब्लम लिए। खड़ी हो जाती है कि डॉक्टर है, इलाज नहीं किया। इलाज करने की मंशा होना और इलाज के लिए संसाधन होना दोनों अलग अलग चीज। जी। तो इसी कारण से जितने पेरिफेरी में विलेजेस हैं या आसपास की जगहों पर, वो लोग जो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हो, या जिनने किसी भी डॉक्टर के अंडर में या अस्पतालों के अंदर 2 2 साल 3 3 साल काम कर लिया हो, जिनको बेसिक मेडिसिन की नॉलेज हो गई हो, जिनको थोड़ा बहुत इंट्राकेस फिक्सेशन उसकी नॉलेज हो गई हो, वो अपना काम शुरू कर दें। 80% बीमारियां जो होती हैं वातावरण जनित होती है, जी। या किसी भी कारण से होती है, वो अपने आप ठीक होने वाली बीमारियां होती है। जी। वायरल फीवर में 4 दिन आप कोई गोली नहीं दोगे तो भी 4 ठीक दिन हो में वो जाएंगे, ठीक हो हाँ। जाएगा, क्रोसिन दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो 80% बीमारियां इन लोगों की क्लिनिक पे जाकर के ठीक हो जाती है, तो उस विलेजर को, उस गांव वालों को अपना गांव छोड़ करके शहर में आकर के परेशान होने से बच जाता है। जी। चूंकि ये सिस्टम चल रहा है, इलाज मिल रहा है, इसलिए सरकार से कोई सवाल नहीं करता। जी। सरकार से कोई सवाल नहीं करता तो सरकार भी नहीं चाहती है कि इस तरह का कोई सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि जिस दिन पूरी तरीके से सिस्टम बंद कर दिया तो आप उन पेरिफेरी वाली जगहों पर इलाज देना मुश्किल कर दो। नहीं, पर डॉक्टर साहब सवाल सरकार पर उठता है बीच बीच में, क्योंकि कभी
वो लोग कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं और वो जो उस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए थी उस कंडीशन में, क्योंकि उनके पास तो वो जनरली नीम हकीम टाइप के होते हैं। तो उनके उनको जो जितना उन्होंने समझा है, जितना किसी डॉक्टर साहब के साथ रह के उन्होंने सीखा, और उन्होंने डॉक्टर साहब ने तो 5 साल वहाँ पर अपनी डिग्री करी और उसके बाद एमडी किया, इंटर्नशिप किया। उन्होंने एक-एक दिन उसमें बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उन्होंने साथ रह के कोई उस तरह से नहीं सीख सकता। तो वो सब करने के बाद कई बार मरीज को कुछ एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, तो उस समय फिर एक मुहिम चालू हो जाती है पूरे में, कलेक्टर शुरू करते हैं, एसडीएम शुरू करते हैं। तो जैसे आप आईएमए के अध्यक्ष हैं, तो उस कैपेसिटी से कि आप लोग कोवैक्स के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे क्या, या नहीं करता आईएमए, कुछ नहीं करता है? नहीं, आईएमए ने कई बार आवाज़ उठाई है। आईएमए ने कई बार कलेक्टर से और लोकल एसडीएम से ये बात की मीटिंग करी है। 1-2 बार बीच में क्रैकडाउन भी हुआ है, इनके ऊपर क्लिनिकों पे छापे मारे गए हैं। क्लिनिक बंद करके सब चले जाते हैं, पर ये सस्टेन नहीं होता है। फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सब चीज़ गायब रहती है, 10 दिन बाद फिर से सब चालू हो जाता है, फिर शुरू सिस्टम फिर से वापस अपने आप यही चलने होता लगता है, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जब तक कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया जाएगा या सामाजिक तौर पे कुछ नहीं किया जाएगा, जब सामाजिक तौर पे इस तरीके कर सकते हैं कि लोग जब जाना बंद कर देंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। पर चूंकि लोगों के पास में दूसरी कोई सुविधा है ही नहीं, इसलिए मजबूरी में उनको उनके पास में जाना पड़ता है। आपका सवाल जो है कि हाँ, जो दवाइयाँ एक एमबीबीएस या एक एमएस या एमडी डॉक्टर इतना पढ़ने के बाद देगा और जो ये देंगे, समझ का अंतर तो होगा। जी, इसलिए उसका जो प्रभाव आना है या जो फ़ायदा होना चाहिए उसके भी ऊपर अंतर आता है। स्टेरॉयड का मिसयूज़ 100% बहुत ज़्यादा होता है। जब मरीज़ सारा इलाज करा के और बिल्कुल पूरी तरीके से शारीरिक तौर पे खोखला होके कहाँ जाएगा? बड़े डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास, पास हाँ, जाएगा। स्पेशलिस्ट के पास। वहाँ जाकर के वो एक्सपेक्ट करता है कि अब उसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाए, तो वो संभव नहीं होता क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन पे उसका ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है। किडनी पे भी आता है, और सभी प्रकार के स्टेरॉयड का नुकसान लॉन्ग टर्म पे आँख से शुरू करें तो शरीर के हर अंग पर जी, उसका नुकसान होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। जी, तो हम एज एन आईएमए और एज ए डॉक्टर, हाँ, हम इसका विरोध कर सकते हैं। जी, पर सवाल ये उठ रहा है कि एक बार हमको भी अपने अंदर इंटरसेप्शन करना पड़ेगा। हमसे जब एक बार सवाल करा गया था इसी बारे में कि डॉक्टर साहब हम सब बंद कर देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं 1 महीने तक आपको कहीं भी कोई एक भी क्लिनिक खुलती हुई नहीं मिलेगी, क्या आप के आईएमए के 15 डॉक्टर उन गाँव में जाके सर्विसेज देंगे? जी। हाँ, ये सवाल आता है। तब एक सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है, मुझे 2 डॉक्टर नहीं मिलते जो वहाँ जाके अपना 3 घंटा उन गाँवों में बिता के सर्विसेज देने को तैयार। जी, जिस दिन ये हो जाएगा कि हाँ, पढ़े लिखे और क्वालिफाइड डॉक्टर्स गाँवों में जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तब हो सकता है धीरे धीरे करके आप नैतिक तौर पर सरकार के ऊपर दबाव बना सकें जी। कि आप इन सब चीज़ों को बंद करो। जी। बहुत ही सही जो है इसका आपने इस सवाल का जवाब बताया, और लोगों को वाक़ई पता चलेगा इस बात से कि सब लोग कोवैक्स के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, पर सरकार की भी क्या मजबूरी होती है, आज इस शो के माध्यम से समझ में आएगा। एक बात और थी, आपने भी फ़ील किया होगा अपने 3 दशकों के मेडिकल एक्सपीरियंस में कि डॉक्टर और मरीज़ के बीच का जो ट्रस्ट, पहले एक समय था जब हम लोग छोटे थे, या हमसे भी पिछली जनरेशन में डॉक्टर को भगवान माना जाता था। आज डॉक्टर और मरीज़ के बीच का वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया, वो रिश्ता वैसा नहीं रहा है। तो इसके पीछे आप मतलब किसको दोषी मानते हैं? और क्या मतलब व्हाट इज़ द रीज़न, कि क्या कारण उसके पीछे हैं? इस ट्रस्ट के खत्म होने के अंदर कारण तो बहुत सारे हैं। फिर जिस दिन डॉक्टर का प्रोफेशन कंज्यूमर एक्ट के अंडर में आया, जी, उस दिन वो रिश्ते के अंदर पहली दरार पड़ गई। जी, ठीक है ना, कि कोई तो कंज्यूमर हो गया और कोई प्रोडक्ट हो गया। अब आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, हाँ, तो आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, पहली चीज़। तो लीगल प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुई। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी आज से 30 साल पहले, बहुत हार्डली कभी एक आधी बार सुनने में आता था कि किसी प्रकार का कोई एग्रेसिव
किसी अस्पताल में लोगों का विरोध हुआ हो या किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में कोई केस किया गया हो, जी एक इतना ट्रस्ट बना हुआ था, उसका कारण ये था कि लोग कम थे, जगह छोटी थी, एक दूसरों से मिलना जुलना उठना बैठना था। जी सोसाइटी के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था हर चीज़ को लेके। धीरे धीरे करके ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, हर फील्ड के अंदर इस चीज़ का इरोजन हुआ है। जी हमारे नेताओं पे से विश्वास उठा है, हमारा डॉक्टरों पे से विश्वास उठा है, हमारा जुडिशरी पे सवाल उठने खड़े हो गए हैं आजकल। तो ये तो सर्वव्यापी समस्या है। उसी ट्रेंड का शिकार मेडिकल फील्ड भी हो गई है। उसी ट्रेंड का शिकार मेडिकल फील्ड भी हुई है। भाई मीडिया, भाई आज अगर कोई न्यूज़ मेरे पक्ष में नहीं जाती है तो मैं सीधे मीडिया पे उंगली उठाने लगता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि वो मेरे माफिक चीज़ें नहीं लिखी गई है या मेरी माफिक चीज़ें नहीं हुई है। जी तो हर जगह इरोजन हुआ है, इसी तरीके से मेडिकल फील्ड के अंदर भी इरोजन हुआ है। और जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जी और दूसरा जो आपने देखा है कि पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में मॉब मेंटलिटी जो चालू हुई है जी कि अपनी चीज़ को अगर बनवाना है तो भीड़ इकट्ठी करके कर पहुंच लो, गए, हाँ। आप अपनी चीज़ को मनवा लो, जाओ हंगामा करो, तोड़ा फोड़ी करो, कुछ भी करोगे तो आप अपनी चीज़ को मनवा सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम मीडिया का भी ये हो जाता है कि जो नैरेटिव मीडिया उस इंसिडेंस को लेके सेट करती है, जी वो नैरेटिव हो सकता है उस घटना से कोई भी मेल नहीं खाता हो, पर आदमी पढ़ता वही है, सुनता वही है। तो उससे पढ़ने सुनने से वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करता है जो कि डॉक्टर के अगेंस्ट में जाता है। जी अब एक इंसिडेंस मैं आपको बताऊं, सिंपल सी चीज़ें, नैरेटिव कैसे सेट हो सकता है। जी एक मरीज मेरे अस्पताल में आया, अस्पताल के कैजुअलिटी में गया, मैंने देखा, उसका ईसीजी लिया, ईसीजी फ्लैट लाइन है, मरीज मरा हुआ हॉस्पिटल में आया, आप उसको डिक्लेयर करते हो ब्रॉड डेड, ठीक है। जी 20 लोगों की भीड़ उसको लेके आई है। मैं बाहर आया, मैंने बोला कि साहब ये मरीज मृत हो चुका है। हंगामा शुरू हो गया, चिल्ला पुकार शुरू हो गई, इलाज ही नहीं करा, इलाज की देरी के कारण से मरीज को मार दिया। ओहो, ऐसा हुआ है? मरीज की सांसें चल रही थी, अस्पताल के गेट तक आते आते मरीज की सांस चल रही थी, समय पे इलाज देते तो मरीज बच जाता। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मरीज आया, स्ट्रेट लाइन है, पर मेरे अंदर की भावना जागी, मैंने बोला कोशिश करते हैं, मैंने बोला भैया इंट्राकैथ फिक्स करो, एक बॉटल लगाओ, एट्रोपिन इंजेक्शन दो, थोड़ा सा डीसी शॉक दो, उसको पंप करो, ठीक है। 15 मिनट की अपनी कोशिश के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया कोशिश करी पर बचा नहीं सके। उनने जाके चिल्लाना शुरू कर दिया, मरीज जिंदा आया था, डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लगाया, जी गलत इंजेक्शन लगा दिया। अब मैं जवाब देता फिरूंगा कि यार ये इंजेक्शन से नहीं मरा है, पर कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला। तीसरा सिनेरियो, स्ट्रेट लाइन है, मैंने फिर भी मानवता के नाते उसका कोशिश करी 15 मिनट, हाँ, अखबारों में छप गया, चोर डकैत डॉक्टरों ने पैसे के लालच में मृत मरीज का इलाज किया। हाँ, तीनों ही कंडीशन में आप फंस रहे हैं, मतलब आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो बेस्ट ये है कि अगर आदमी ब्रॉड डेड है, डिक्लेयर ब्रॉड डेड, आपके पास एविडेंस है, स्ट्रेट लाइन ईसीजी है, साहब मर चुका था, मैं इसमें इलाज नहीं कर सकता। और सीपीआर भी देने की स्थिति नहीं रहती है उस समय। लोग बोलते हैं शॉक दो, हाँ, शॉक के लिए शॉकेबल रिदम चाहिए। हाँ, जो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन हो गया उसको शॉक देके तो और स्ट्रेट लाइन ही कर रहे हो ना आप। अच्छा, उसमें अगर रिदम होती है, ऐसा लगता है कि वो फिब्रिलेशन में है, या तब फिर आप उसको शॉक देते हो तो समझ में आता है। लोग आते चिल्लाते हैं इनने शॉक नहीं दिया, अरे शॉक नहीं दिया, शॉक कंडीशन में नहीं दिया जाता है, और ये कंडीशन से वो डॉक्टर समझ सकता है। तो और ये जो आपने अभी एक बात कही गलत इंजेक्शन की, ये अक्सर कहा जाता है कि फलाने अस्पताल में गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक गलत इंजेक्शन लगा दिया, उससे डेथ हो गई पेशेंट की, या फिर उससे कोई बड़ी परेशानी बढ़ गई जिससे और किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो ये गलत इंजेक्शन की डेफिनेशन बताएंगे आप क्या? गलत इंजेक्शन तो आज तक भी मैं 30 साल में नहीं ढूंढ पाया कि इंजेक्शन गलत क्या होता है।
होता यह है कि हाँ, कुछ लोगों की मृत्यु अचानक इंजेक्शन लगाने के बाद में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के कारण से होना संभव है। अब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या है? आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर जो ड्रग है उस इंजेक्शन के अंदर, उसको एडवर्सली रिएक्ट करती है। जैसे ही वो आप इंजेक्शन लगाते हो, इमीडिएटली सांस लेने की तकलीफ, फेफड़ों में स्वेलिंग, गले के अंदर स्वेलिंग, सब तरफ रैशेस आ जाना, स्वेलिंग, ये रिएक्शन के कारण से हो सकता है। इसलिए आप देखें कि हर अस्पताल या हर डॉक्टर जब भी आपको इलाज लिखता है तो वो सबसे पहले पूछता है क्या आपको किसी भी प्रकार की दवाई या इंजेक्शन एलर्जी से है कि नहीं? एलर्जी तो हाँ नहीं है। जी। हाँ, जानकारी होने के बाद उसी इंजेक्शन का लगा दिया जाना, हाँ, ये गलत है। जी पर अगर आपको मालूम ही नहीं है कि फला व्यक्ति को इस फला इंजेक्शन से रिएक्शन होने वाला है, तो जब तक वो इंजेक्शन नहीं लग जाता, रिएक्शन सामने नहीं आता। जी एक चीज, उसके कुछ प्रिकॉशन के तरीके होते हैं। कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनको सीधे एकदम नहीं लगाया जाता है, जिनको कि आईवी बॉटल के अंदर डाल के लगाया जाता है। वो सभी अस्पताल उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो गलत इंजेक्शन, हाँ, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से इंजेक्शन के बाद मौत होना संभव है, जैसे पहले पेनिसिलिन में होता था। होता है। जिसके लिए, और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बहुत हैं इंजेक्शन जिसमें होती है एलर्जिक रिएक्शन, उनके लिए बोला जाता है कि आप पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करो। जी जैसे पेनिसिलिन आपने बोला, पेनिसिलिन को 100% टेस्ट करने के बाद ही लगाना कंपलसरी है। वैसे ही अगर सांप काट करके कोई आता है तो एंटी स्नेक वेनम, उससे भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी आपको लगाने के पहले टेस्ट करना आवश्यक है। जी तो जिनके साथ में गाइडलाइन है कि आपको उनको टेस्ट करना आवश्यक है, हाँ, उनको टेस्ट किया जाता है। जी पर बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जिनके साथ में कोई गाइडलाइन है ही नहीं, और 10 लाख लोगों में कभी उसका रिएक्शन हुआ नहीं, अचानक से एक व्यक्ति के अंदर उसका एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो ये पॉसिबल है, हाँ। और उससे मृत्यु संभव, हाँ, बिल्कुल संभव है। दूसरा ये होता है, जैसा पर मैंने उसमें आपको, डॉक्टर की गलती नहीं है। उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम है कि ये व्यक्ति एडवर्सली उस चीज़ से रिएक्ट कर जाएगा। जी और दूसरा, जैसा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि भाई आप तो इंजेक्शन लगा रहे हो उसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए, वो सिंक हो रहा है, और सिंक होने के पहले, जस्ट पहले आपने जो इंजेक्शन लगाया, आदमी चिल्लाने लगता है ये इंजेक्शन के कारण मर गया, और यही गलत इंजेक्शन था। यही गलत इंजेक्शन था, मैं नहीं लगाता तो भी उसका फेट वही था। मेरा मकसद ये है कि अगर उसका हार्ट बंद हो रहा है तो हार्ट बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन को देना। ये वो इंजेक्शन होते हैं जो इमरजेंसी के समय में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको अक्सर गलत इंजेक्शन बोल दिया जाता है। जी इंजेक्शन गलत नहीं होती, परिस्थितियाँ गलत हो जाती हैं, बस ये। एक सवाल ऐसा है, पता नहीं आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, एक डॉक्टर से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से, लेकिन वो भी चूंकि अपना ये जो आज अपना हेल्थ वाला पॉइंट है आज के इस पॉडकास्ट का, कि दवाइयाँ जब हम खरीदते हैं तो उनके रेट्स, जो उनकी जो कीमत होती है, एक शॉप से दूसरी शॉप के बीच में उनमें अंतर रहता है, और ऐसे ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में सेम ड्रग में। तो इसमें कई बार मरीजों के मन में ये आता है कि वही ड्रग है, इस दुकान से लिया था तो सेम स्ट्रिप जो थी इस दुकान पे इस रेट की थी, और किसी और दुकान पे दूसरे रेट की थी। इसी तरीके से उसी ड्रग की जो है उसी ड्रग का जो है सेम जो ड्रग है वो अलग अलग जो पैकेट में आ रहा है, अलग अलग कंपनियों का, उसकी कीमतें अलग अलग होती हैं, और कई बार जमीन आसमान का अंतर होता है एक उस सेम ड्रग में, एक दवाई और दूसरी दवाई में। तो इसके पीछे बताएंगे आप क्या कारण है? असल में दवाइयों का जो रेट निर्धारण है ये गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा तय किया जाता है। जी एक मिनिमम बेस प्राइस होता है। कुछ दवाइयां हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको प्राइस कैपिंग के अंदर गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर दवाई LSDs। इससे ज़्यादा आप मात्रा, मतलब रेट में नहीं बेच सकते हो, उसके रेट फिक्स करती है। पर करीब 80% दवाइयां हैं जिसके कि रेट फिक्स नहीं हुए हैं। अब कुछ दवाइयां हैं जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं। वो पेटेंटेड ड्रग्स, वो जिनने R&D करी, मल्टीनेशनल कंपनीज ने, उनने ही उसको मैन्युफैक्चर करा, उनने ही उसको मार्केट कर रहे हैं। तो उसका जो निर्धारण है वो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हिसाब से करती है। उसके बाद जो ये पेटेंटेड ड्रग्स आपके लोकल मार्केट में आती है, तो फिर जब लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो इंडियन कंपनीज हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है,
तो वो उसको कम रेट पे मैन्युफैक्चर करती है, और फिर वही दवाइयाँ जो और लोअर लेवल पे या बहुत लो कैपेसिटी वाली प्रोडक्शन यूनिट्स में जाती हैं, वो उसको और कम लेवल पे रेट के ऊपर निर्धारित करती है। तो रेट जो डिसाइड होता है ना, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, R&D और गवर्नमेंट की उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आपने सही बोला कि बहुत वैरी करता है, कि एक इंजेक्शन कहीं 900 रुपये का दिख रहा है, वो अचानक से किसी जगह पे 2400 रुपये का, कहीं 4800 रुपये तक का बन रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कैपिंग जो है वो मैन्युफैक्चर ने कर दी, हाँ, इसको रेगुलेट किसको करना है? इसको रेगुलेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। जी। क्योंकि अगर आपने किसी एक इंजेक्शन के अंदर इतना बड़ा वैरिड मार्जिन दे करके छोड़ दिया है, तो फिर कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को इसके अंदर रेगुलेट करके उसको एक मिनिमम उसके अंदर लेकर के आना पड़ेगा। जी। R&D वाली जितनी दवाइयाँ उसको आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी खर्चा किया होता है उन्होंने उस पे। पूरा खर्चा किया हुआ है, तो वो तो उसको उसी रेट पे बेचेंगे। पर 80-90% दवाइयाँ जो रोज के दिन में यूज़ हो रही है, जो एक आम पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, जी। उसकी प्राइस कैपिंग हाँ करी जा सकती है। इसलिए अपने गवर्नमेंट ने एक जेनरिक दवाइयाँ चालू करी और कुछ आरोग्य दुकानें चालू करी थी, जहाँ पर कि वही दवाइयाँ सस्ते दामों पे उनको प्राप्त हो जाए। तो उनके पीछे उनका मकसद वही था कि वो दवाइयाँ, जी। पर समस्या सिर्फ एक जो आपके लेवल पे या हमारे लेवल पे आती है कि क्या वो दवाई जो सस्ती मिल रही है, क्या यह उतनी ही अच्छी क्वालिटी की है? स्पेशली जेनेरिक की अगर हम बात जेनरिक की करें। दवाइयाँ, अगर क्वालिटी अंडर डाउट आ जाती है तो फिर लिखने वाला डॉक्टर उससे हिचकेगा, क्योंकि अगर मैं कोई दवाई लिख रहा हूँ उससे मरीज ठीक ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर, मरीज दवाई को नहीं पूछेगा, वो मेरे पे सवाल उठाएगा। जी। तो इसलिए ये समस्या आती है कि दवाई सस्ती है, फिर भी आप इसको दवाई को क्यों नहीं लिख रहे हो, आप उससे महंगी दवाई क्यों मरीज को लिख रहे हो? जी। तो उसका उसका रीज़न ये मिसट्रस्ट है कि मेरे को उस दवाई के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि ये उससे ठीक होगा या नहीं होगा। जी। तो उसका तरीका यही है कि भाई कुछ मल्टीनेशनल या कुछ नेशनल अच्छी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जी। वो ही उस दवाई को बनाए और उसको और उसको सस्ता करें वो। सस्ता करें। हाँ। तो उसके लिए सरकार को ही कुछ ना कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा रेगुलेशन उसके। सरकार को ही लाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे एंड पे जी। तो मैं उसके रेट को निर्धारित कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर मेरा कोई बाय चांस फार्मास्यूटिकल है या कुछ है, तो वहाँ मैं उतनी महंगी दवाइयाँ ना रखूँ। जी। भाई जो इंजेक्शन 700 या 900 में आ रहा है और वही 2400 में आ रहा है, तो ये मेरी सामाजिक दायित्व बनता है कि मैं उस 900 रुपये वाला इंजेक्शन ही अपने काउंटर पे फॉर सेल रखूँ, 2400 वाला ना रखूँ। डॉक्टर साहब, जो पिछले 30 वर्षों में जो आपका मेडिकल प्रैक्टिस रही है, तो इसमें बीमारियों में भी परिवर्तन आया है। ऐसा सुना जाता है कि कई कई वायरस जो थे उनमें म्यूटेशन हुआ, अलग-अलग तरह के मलेरिया होने लगे, अलग-अलग तरह के टाइफाइड होने लगे, और इसके अलावा भी कई तरह की बीमारियाँ जो लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, वो होने लगीं। तो उसके लिए मतलब ये तो इन बीमारियों पर फ़ोकस करते हुए आप हम लोगों को बताइए, और साथ ही ये कि कैसे इनसे बचा जाए, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं और जो चेंजिंग पैटर्न है बीमारियों का, जो बदलता हुआ पैटर्न है, तो उससे एक आम आदमी कैसे समझे कि उनसे कैसे बच के रहना है, या उनसे कैसे, अगर हो जाता है तो कैसे जल्दी ठीक होके अपने काम पर लगना है? भाई पिछले 30 साल के अंदर पूरा डिजीज़ पैटर्न चेंज होते हुए देखे जाने की जो आपने बात कही है, तो हाँ, पहले के समय में, आज से 30 साल पहले, हमारी मुख्य समस्या हुआ करती थी गरीबी, दूसरी स्वच्छता का बिल्कुल भी नहीं होना, स्वच्छ पानी का सप्लाई नहीं था, प्रॉपर रोड्स नहीं हुआ करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब समस्याएं हमारे साथ में हुआ करती थी। तो उस समय जो बीमारी का पैटर्न देखने में आता था, तो कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ज़्यादा फैलती है, या दूषित पानी जनित बीमारियां, दूषित वायु जनित बीमारियां, वो ज़्यादा देखने में आती थी। मलेरिया मच्छरों के काटने से होने के कारण से, वो भी गंदगी के कारण से होता था, डेंगू।
पिछले 10 साल में स्वच्छता की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने के कारण से हमारे क्षेत्र में जो हमने ये महसूस किया है कि कुछ बीमारियां जो बहुत हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, बहुत हद तक, कभी 90% तक कम हो गई। आपको आश्चर्य होगा, हमारे अस्पताल में पिछले 2 से ढाई साल में एक भी मलेरिया का मरीज भर्ती जी। नहीं हुआ है। टाइफाइड वैक्सीन आने के कारण से बहुत हद तक कम हो गया है। जॉन्डिस स्वच्छ पानी आने के कारण से बहुत हद तक हो गया है। तो हाँ, सफाई अगर आप बेहतर करेंगे, उसकी तरफ जागरूक होंगे, तो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज से आप बच सकते हैं। पर उसका काउंटर प्रोडक्टिव परेशानी ये है कि जितना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, जितना अर्बनाइजेशन कर रहे हो, जितने लोग फैलते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके कारण से ये डिजीजेस कम हो रही है, तो वायरल डिजीज बढ़ती चली जा रही है। जी। तो वायरस अपने आप म्यूटेट करता है, अपने पैटर्न को चेंज करता है। तो म्यूटेशनल वायरस के कारण से होने वाली बीमारी, चाहे वो सांस की हो या कोई भी अन्य बीमारी हो, उसके अंदर बढ़ोतरी 100% देखने को मिली। दूसरा, 30 सालों के अंदर सोसाइटी के अंदर डिग्रेडेशन बहुत हद तक आया है। जी। डिग्रेडेशन सेंस में कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की जगह वेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए। जी। जिसके पास पैसा है, उसको ऐसा लगता है कि पैसा खर्चा करना, रात भर 2-2 बजे तक पार्टी करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल टोबैको, हाँ, वीड या अल्कोहल का होना, समय पे खाना नहीं होना, जी। उसके कारण जो स्थितियां अब उत्पन्न हो रही हैं आने वाली जनरेशन के अंदर, जी। वो हार्ट की बीमारी हो। जैसा कि आपने देखा कि जिम के अंदर लोग बोलते हैं कि वो तो फिटनेस यंग फ्रीक एज था, पे, हाँ। वो फिटनेस फ्रीक था, जी। वो तो रोज़ सुबह 7 बजे उठ के जिम में जाता था, और जिम में जा कर के वो पूरा वर्कआउट करता था, और वो जिम में ही एक्सपायर हो गया। तो समस्या ये नहीं है, फिटनेस का सिर्फ मतलब बॉडी बना लेना नहीं है, 6 पैक ऐप हो गए और अपने बाइसेप्स बन गए और अच्छी बॉडी है, 2 बटन खोल के शर्ट में घूमना, वो फिटनेस जी। नहीं है। फिटनेस ये है कि आपका लाइफस्टाइल कभी हेल्दी रही नहीं, जी। आप कभी समय पे सोए नहीं, जी। आपकी लाइफस्टाइल में अल्कोहल भरपूर है, आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग भरपूर है, लेट नाइट पार्टीज भरपूर है, स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये हेल्दी लाइफस्टाइल तो हुई नहीं है, वेल्दी लाइफस्टाइल होगी। जी। तो उसके दो दुष्परिणाम आपको देखने में आ रहे हैं सोसाइटी में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने हमारे पूर्वजों की कही हुई सभी बातों को पूरी तरीके से भुला दिया। सूर्योदय के समय उठना, मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा बच्चे भूल गए। हम्म, हाँ, सही कह रहे हैं। सूर्यास्त के समय खाना खा लेना, खाना खाने और सोने के बीच में 2 से ढाई घंटे का कम से कम अंतर रखना। आज जोर जोर के सारे पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बोल रहे हैं, जी। पर हमारे दादा परदादा बहुत पहले से बोला करते थे ये, सही बात है। उनकी बात हमने सुनी नहीं है। नियमित खाना खाना, वो सब हमने भूल गए। जी। पहले के ज़माने में व्रत और फलाहार हुआ करता था, जिसको आजकल की सोसाइटी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दे इंटरमिटेंट दिया। फास्टिंग, हाँ। वही है वो। आज हम 24 घंटे खाली पेट रहते हैं और अपने आप को बहुत स्वस्थ फील करते हैं। वो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग था कि बॉडी अपने आप के सिस्टम को उस 24 घंटे में दुरुस्त कर रही है। जी। और फलाहार नाम ये दिया था कि उस समय आप किसी प्रकार का अन्न नहीं खाएंगे, आप सिर्फ फलों का सेवन करेंगे। जी। आजकल हमने उस व्रत के समय के सारे ऑल्टरनेटिव बना दिए, चाहे आटे से लेके, चाहे फ्रूट से लेके, चाहे मिठाई, हर तरह की फलाहारी चीज़ हमने बना करके देखी, जिसका कि मेरे ख्याल से कैलोरी हमारे सामान्य खाने से 3 गुना होता है। जी। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम सोसाइटी का डिस्टॉर्ट हुआ है, उसके कारण से ये लाइफस्टाइल चेंज हुई है। हम उस लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं या उन देशों को कॉपी कर रहे हैं जो कि अब उस लाइफस्टाइल को छोड़ने के पीछे भाग रहे हैं। जी। योगा हमने आ रहा था, अपना वो रहे हैं। जी। व्रत हमारा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना वो रहे हैं। पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, अब अपना, हाँ। अब अमेरिका और यूरोप में सबसे कम हो गया है। जी। हाँ, वो 7 बजे सोते हैं, हाँ, हम रात को 3 बजे सो रहे हैं। तो समस्या है क्योंकि उनकी पूरी जनरेशन ने उसके दुष्प्रभाव को देखा, इसलिए वो अब उसको ठीक करने की तरफ आ रहे हैं। चूँकि हमने उस दुष्प्रभाव को नहीं देखा, हमने उसकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा अपनों को आप इंस्पायर करा है, इसलिए हम उनकी तरफ जा रहे हैं।
जी। जिस दिन हम उस पूरे दुष्परिणामों को झेल लेंगे और जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की लाइफस्टाइल का नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, हो सकता है हम वापस से आ जाएं उसी तरफ, क्योंकि हम आज भी 200 रुपए का ऑर्गेनिक आलू ढूंढ के खाते हैं। जी, हुँ? सही कह रहे हैं आप। और पहले हमारे यहाँ जो भी खेतों में हुआ सब करता था वो ऑर्गेनिक ही सब होता था, ऑर्गेनिक हाँ, हुआ करता था, ऑर्गेनिक हमने होता था। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चला और लगभग हर न्यूज़ चैनल ने कवर किया उसे कि एक 30 साल के आसपास का एक उम्र का एक लड़का था। तो वो अपना स्कूटर उसका पंचर हो गया था, उसको पैदल-पैदल ले जा रहा था वो इंदौर में ही। और अचानक वो उसको थोड़ी देर के लिए स्टिल हुआ, फिर वो गिर पड़ा, स्कूटर उसके ऊपर गिर पड़ा, लोग दौड़े, लोगों ने उसको उठाया, लेकिन तब तक अस्पताल ले गए, बट डेथ हो चुकी थी। पता चला कि कार्डियक अरेस्ट था। अब अभी आपने जो बात बताई कि हाई-फाई लाइफ़स्टाइल वाले जो होते हैं वो था, वो मीडियोकर फैमिली का दिख रहा था। उसके जो ड्रेसिंग सेंस और जो कुछ भी था और उससे लग रहा था कि बिल्कुल नॉट सो वेल फैमिली का होगा वो। तो उसके बावजूद उसके साथ ऐसा हो गया और ऐसी घटनाएँ भी अक्सर सुनने में आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके उसके पीछे जो अक्सर कारण होता है कि ये, भई आप मान के चलो 0.05% लोगों के साथ शायद ऐसा होता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों को पैदाइशी कार्डियक प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का लिपिड प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। चूँकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको 20 साल की उम्र के बाद में अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और ये चीज़ें कराना आवश्यक है, या 30 साल की उम्र में ये कराना। हमारे यहाँ ये है कि जब तक आदमी को कोई तकलीफ़ नहीं हो जाती तब तक वो अपना किसी भी प्रकार का चेकअप नहीं जी, कराता है। इसलिए बहुत सारी कुछ बीमारियाँ जो उसके अंदर रही हों, उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। जी, जैसे कार्डियक बीमारियाँ लिपिड के बहुत ज़्यादा होने के कारण से, आपकी आदतों के कारण से, स्मोकिंग, अल्कोहल के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, हाँ? या कोई जन्मजात आपके हृदय में कोई तकलीफ़ हो, वॉल्व लीक चल रहा हो, एएचडी, वीएचडी हो, उसके कारण से हो सकता है। तो ऐसी कोई बीमारियाँ जो कि बहुत सही समय पे आपका चेकअप होने के कारण से पकड़ में आ जाए, जी, वो चीज़ें अक्सर नहीं आती हैं और आदमी उस बीमारी के साथ में चलता है, उसके लिए उसको लगता है कि मेरे लिए ये नॉर्मल है। जी, 2 सीढ़ियाँ या 2 मंजिल चढ़ने पर हाँफना हो सकता है मेरे लिए नॉर्मल है, पर वो उसके अंदरूनी बीमारी का इंडिकेटर था, जिसको उसके बारे में पता नहीं चला। जी, ये ज़रूर आजकल बोला जाता है कि 25 साल की उम्र के बाद में हर बच्चे को अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना बेसिक टेस्ट हमेशा करा लेना चाहिए। कुछ नहीं आता है तो हर 3 साल या 4 साल बाद उसको रिपीट करा लें, और उसमें अगर कुछ आता है तो फिर हर साल एक बार उसको चेक करा के जी। वो चीज़ करी जाए। आजकल जो मेडिकल इंश्योरेंस वाला हो गया है उसके अंदर ये उनने ज़रूर कंपल्सरी कर दिया है, टेस्ट करते ही हैं हाँ, आजकल तो कि वो। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने के पहले आपके सारे बेसिक टेस्ट, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ करा लेते हैं कि पॉलिसी लेते समय तक आपको किसी प्रकार की दूसरी बीमारी तो जी, नहीं है। तो इस तरह की जो घटना होती है उसका कारण पीछे यही होता है कि कुछ ना कुछ शरीर में घटित हो रहा है जिसके बारे में वो खुद अज्ञात था, जी, ना उसने कभी जांच कराई, ना इसलिए उसके बारे में किसी और को पता चल सका। जी, तो ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा होगा या ऐसा कुछ अभी बदलाव आ रहा है। जी, हाँ, बदलाव आ रहा है तो हाँ, वातावरण में बदलाव आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरा फूड अडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसका जो विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है वो है। पर उससे आप 30 साल की उम्र में चलते व्यक्ति का एक कार्डियक अरेस्ट संभव एक्सप्लेन नहीं है, नहीं कर हाँ। सकते। अब आपने आज हेल्थ के ऊपर तो बहुत सारी बातें की हैं। आपने हेल्थ के ऊपर लगभग हर पहलू को छू लिया और ऐसी उम्मीद है कि ऐसा कोई पॉइंट आपने छोड़ा नहीं है कि हमारे दर्शकों के लिए जिनको हेल्थ के ऊपर कुछ रह गया हो। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस समय जो चल रही है वेलनेस की। वेलनेस के नाम पर और ना कोई डॉक्टर्स होते हैं, वो जो चेन वाली जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियाँ होती हैं और वो वेलनेस के नाम पर अलग-अलग तरह के ड्रिंक्स बताती हैं कि ये ड्रिंक्स लेना है, ये लेना है और ये वाला पाउडर लेना है आपको। अब उस पाउडर में क्या है, उस ड्रिंक में क्या है, उसके कारण और उसकी काफ़ी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और लोगों को वो ये बताते हैं कि वेलनेस बहुत ज़रूरी है। तो एक तो डिफ़रेंस हेल्थ और वेलनेस में क्या अंतर होता है और दूसरी बात क्या इस तरह की जो
जो अनटेस्टेड मेडिसिन से क्या उस पर हमको रिलाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में आप ज़रूर प्रकाश डालिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। नहीं, ये जितने भी प्रोडक्ट आजकल आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन आपको दिख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे गिमिक्स ज़्यादा हैं, उनका बेनिफिट आपके हेल्थ के ऊपर कम है। क्योंकि जो कि आपने सही बोला कि ना तो उसको किसी ने टेस्ट किया, ना उसको सर्टिफाई किया। उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है और कितनी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट है, वो भी कभी टेस्ट नहीं हो पाए। पर चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे बच्चे जितने हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में उनके सामने जब इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तो किसी चीज़ को अगर उनको ऐसा लगता है कि इंस्टेंटली लेने से वो चीज़ पा लेंगे जो उनकी चाहत है, तो उस चक्कर में आकर के वो उस चीज़ का सेवन करने लगते हैं। पर इससे बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो खाना घर पे बनता है उसमें जो आपको पौष्टिक आहार मिलता है, उसका मुकाबला ये वाले प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं। कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ से एंड यूज़ हो रहा है, 3 महीने 4 महीने तक अगर वो प्रिजर्व रह रहा है तो प्रिजर्वेटिव्स के दम पे रह रहा है। और भारतीय किचन तो अपने आप में एक फार्मेसी होती अपने है। आप में संपूर्ण किचन है। जी। मेरे ख्याल से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मिश्रण जो आप बोल रहे हो, जी। वो एक भारतीय एक रोटी के अंदर ही आपको मिल जाता है पूरा का पूरा। जी। हमारे उसमें तीनों चीज़ हैं। अगर हम घी लगाते हैं तो हमको फैट भी मिल जाता है, जी। हाँ, और हम दाल चना और ये सब इस्तेमाल करते हैं, गेहूँ इस्तेमाल करते हैं, तो हमको प्रोटीन भी मिल जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। जी। तो उससे अच्छा मिश्रण और उससे अच्छी चीज़ है नहीं। जी। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के बेस के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, और यंग जनरेशन का सोशल मीडिया से लगाव और उसके प्यार को भुना रहे हैं वो। जी। उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, यंग डेथ होना, यंग एज में बीमारियां होना, नॉर्मल खाने की जगह सब्स्टिट्यूट खाने की तरफ आदमी का जाना, तो वो नुकसानदेह। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने हम लोगों के लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए। आपने आज डॉक्टर मेवाड़ा साहब को सुना, उन्होंने लगभग हर पहलू पे हर बात को बहुत अच्छे से समझाया और ऐसा लगता है कि ये जो पॉडकास्ट है, अगर आप सब इसकी एक-एक बात को फ़ॉलो करेंगे, तो आप बिल्कुल जो सही में हेल्दी लाइफ़ है, वो जिएँगे। तो रीडर्स ओपिनियन का जो हमारा हेल्थ का आज का जो प्रोग्राम था, इसमें शामिल होने के लिए डॉक्टर राहुल मेवाड़ा साहब का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।